साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। यूनिट टेक्स्ट सीरीज नंबर अपनी जो 3 है आज, और आज अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी वो आपको मिल सके। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठोस वस्तुओं के आधारित जो मानसिक संक्रिया है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें आपको ये पूछा गया है, आपको देखना कौन सा उसका उत्तर होगा। असंवेदीपेशीय अवस्था, ब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए, ठोस वस्तुओं पर आधारित, यानी ठोस वस्तुएं वो होती है जिनको अपन मूर्त रूप से अपन उसको देख सके या संक्रिया करने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, तभी हम उन पर संक्रिया कर सकते हैं। तो वह अवस्था कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के कई सिद्धांत मोटे तौर पे अपन बात करते हैं, जैसे व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आते हैं। इसके अंतर्गत भी व्यवहारवादी में भी कई सिद्धांत आते हैं। वो सिद्धांत क्या व्याख्या करते हैं, आपके सामने ऑप्शन है अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की, ब कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान की प्रक्रिया का, स संज्ञान पर आधारित, संज्ञान पर अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका पर, और द अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का। देखिए, विभिन्न सिद्धांत है वो ये प्रकट करते हैं कि जो अलग अलग जो सिद्धांत है वो उसकी उत्पत्ति क्या मानते हैं और सीखने के क्या अलग अलग तरीके हैं, यानी उसके व्यक्त होने के अलग अलग क्या तरीके हैं। तो इसके आधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत अलग अलग तरीके से उत्पन्न और अलग अलग तरीके से व्यक्त होने की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए प्रोफेसर यशपाल, ब जेपी नायक, स प्रोफेसर VKR और द गीजूबाई बधेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री जेपी नायक। बोर्ड ने इसका जो आंसर ए माना था, लेकिन अगर आप NCERT या आप इसमें जो RT एक्ट जो शिक्षा का मुख्य अधिकार 2005 है उसके अंतर्गत इसमें जेपी नायक को बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF जो 2005 है उसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो जेपी नायक की चर्चा की गई वो NCF 2005 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। इसके कुल लगभग 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, इनमें से आपको देखना कौन सा उस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ब पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, और स स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा, और द परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, वो ज्ञान केवल विद्यालय तक ही सीमित न हो, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, और परीक्षा जो है वो अधिक लचीली बनाना। आपको इसमें पूछा गया कौन सा इसका हिस्सा एक मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण कौन कौन से हैं। अ है स्व संप्रेषण, ब अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, स लोक संप्रेषण और द है वेद्य संप्रेषण। देखिए, तो यहाँ पे पहला जो है स्व संप्रेषण यानी खुद से बातचीत करना, ये संप्रेषण का एक तरीका है।
एक है दो लोगों के बीच में चलने वाला संप्रेषण, ये भी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। और लोगों के बीच में चलने वाला जो बातचीत है संप्रेषण है वो लोक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये जो है ये संप्रेषण का प्रकार नहीं है बल्कि संप्रेषण का एक गुण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत है कौन सा? ह्यूरिस्टिक विधि जिसको अपन खोज विधि भी कहते हैं, ब प्रदर्शन विधि, स क्रिया विधि और द साक्षात्कार विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक जो विधि है, खोज विधि है, वो स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गए ज्ञान के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है उदार पाठ्यचर्या जो कुछ विद्यार्थियों के लिए हो, ब लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए हो, स उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए, और द है सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको इसमें सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो इसमें देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें एक तरफ आपके सामने संज्ञानवादी अवधारणा और दूसरी तरफ है उनके मुख्य प्रवर्तक। तो आपको ये देखना है कि पहला जो ऑप्शन है अभिग्राही अधिगम, ये किसके द्वारा दिया गया। दूसरा जो सतही एवं गहन उपागम वो किसके द्वारा दिया गया है। स्वनियमित अधिगम किसके द्वारा दिया गया है। और द विकासवादी अधिगम ये किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए कई बार इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको जरूर नहीं कि चारों ऑप्शन का पता हो, लेकिन आप अगर एक दो ऑप्शन को पहचान लेते तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो विकासवादी अधिगम जो है आप सबको पता है उसका संबंध किससे है, जीन पियाजे से है। फिर है अधिगम के उपागम, इसका मैंने वीडियो भी अपलोड करेगा अगर आप चाहें तो, जो डेविड आशुबेल है उसके द्वारा अधिगम के जो उपागम है वो बताए गए हैं। तो अभिग्राही अधिगम, अन्वेषण अधिगम और रटकर और अर्थपूर्ण, ये 4 प्रकार के डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकारों की चर्चा की गई है। तो अभिग्राही अधिगम किसके अंतर्गत आ जाता है, ये सब में आ जाता है। वैसे आप इन ऑप्शनों को देखो तो आप देखते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है विकासवादी अधिगम, वो ब ऑप्शन आप इसमें देखिए, ये इसमें ब ऑप्शन कौन से में है। तो वैसे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखिए एक है इसके अधिगम के उपागम और है जो तल, नितल एवं कार्य नीतिक उपागम, ये 3 उपागमों को भी वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो उपागम है वो फेरेंस मर्टन के द्वारा दिए गए उपागम है। अधिगम के जो उपागम तल, नितल एवं कार्य नीतिक हो, इसका वीडियो भी अपने इस चैनल पे, अगर आप चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है यहाँ पे स्वनियमित अधिगम, तो इसका अंतिम ऑप्शन बचा इसमें बेरी जिमरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है इसके अकॉर्डिंग देखते हुए, पहले ऑप्शन में क्या है अभिग्राही अधिगम स आशुबेल, दूसरा सतही एवं गहन उपागम फेरेंस मर्टन के द्वारा, और फिर स्वनियमित अधिगम वो बेरी जिमरमैन का, और द है विकासवादी अधिगम वो है इसमें विकासवादी अधिगम जीन पियाजे का। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाता है दूसरा ऑप्शन। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखना ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सीखना ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य का, ब रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, स संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य और द भावात्मक परिप्रेक्ष्य। ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सार्थक शब्द अधिगम, सार्थक शब्द अधिगम, सार्थक शब्द
अधिगम अवधारणा अपन कह सकते हैं। ये अवधारणा किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? विशेषकर जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था उसके अंतर्गत प्रतिमान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सार्थक शब्द अधिगम अवधारणा किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? सूचना प्रक्रमण प्रतिमान, ब सहकारी अधिगम प्रतिमान, स वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान और द उन्नत संगठक प्रतिमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नत संगठक प्रतिमान। ये किसके द्वारा दिया गया है? डेविड आशुबेल के द्वारा, डेविड आशुबेल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए शिक्षण के आपको पता होना जरूरी है कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अब 3 स्तर जो है वो उनका विकास क्रम भी है। अभी इसी बार रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी हर बार संभावना रहती है। तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें 3 स्तर होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। दूसरा ऑप्शन है पहले बोधगम्य करना, फिर स्मरण करना और फिर चिंतन करना। फिर इसमें चिंतन करना या स्मरण करना और बोध। आपको इसमें इसका शिक्षण का सही क्रम देखना है बालक के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हो जाता है इसमें बालक को स्मृति आधारित, जिसको अपन स्मरण कह सकते हैं। फिर आ जाता है बोध स्तर और फिर आता है चिंतन स्तर। ये 3 स्तरों का बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाना चाहिए। सबसे पहले स्मृति के आधार, फिर बोध स्तर के आधार पर और थर्ड है यहाँ पे चिंतन के आधार पर। अब स्मृति जो आधारित है वो किसकी अवधारणा है? वो अवधारणा है हर्बर्ट की। स्मृति अवधारणा किसकी है? हर्बर्ट की। बोध अवधारणा जो है वो मॉरिसन की है और चिंतन जो अवधारणा है वो हंट की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले स्मृति, फिर बोध और चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण का सही स्तर है स्मरण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है? प्रेक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? आपके सामने ऑप्शन है, ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ब मनोगतिक सिद्धांत, स पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और द कोलबर का नैतिक विकास सिद्धांत। अधिकतर स्टूडेंट इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं आप इसका क्या आंसर बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यहाँ पे देखो मैंने पहले कहा था क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार किसे बताया है? अवलोकन को, ऑब्जर्वेशन जो है उसको यहाँ पे बताए। तो अधिगम के जितने सिद्धांत हैं उनमें से नैतिक व्यवहार में ऑब्जर्वेशन पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन निरीक्षण भी कह सकते हैं। तो वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो किसका है? बांडुरा का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बांडुरा का है वो अवलोकन पर ध्यान देता है। वो सिद्धांत मानता है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो अवलोकन एवं अनुकरण के माध्यम से सीखता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रवृत्ति है? यानी आपको इसमें देखना है कौन सी है जो उसके उपचार को अपन कह सकते हैं रोक टोक के सुधार करने का कार्य करती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ए बाल अपराध न्यायालय, ब पुनर्वास विधि, स माता पिता का स्नेह एवं प्यार और द मनोविश्लेषण विधि। तो अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? प्रविधि नहीं है, यहाँ पे एक शब्द रहेगा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करेंगे जो बाल अपराध न्यायालय वो उनको रोकने टोकने का कार्य करता है, उनमें सुधार करने का कार्य करता है। ठीक है, पुनर्वास विधि है, मनोविश्लेषण विधि है। लेकिन यहाँ पे जो माता पिता का जो स्नेह है प्यार है वो निरोधात्मक प्रविधि के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
कुल हर टेस्ट सीरीज में अपन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। वैज्ञानिक पूछताछ या पूछताछ को अपन क्या कह सकते हैं, परीक्षा भी कहते हैं। वैज्ञानिक परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड सचमैन। वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, रिचर्ड सचमैन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका आपको पूछी है। किसकी, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। अ मित्र की, ब सुगमकर्ता की, स अनुदेशक की, द निर्देशक की। तो शिक्षक की भूमिका निर्देशक की नहीं होती है बल्कि सुगमकर्ता की होती है, सुविधादाता की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ब। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद्यालय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है। विद्यालय, इस बार रीट मेंस में भी स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है। विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है, बिल्कुल सही कथन। विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। आपको देखना कौन सा सही। तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य है आवश्यकताओं के अनुसार बदलना है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ भी कह रहा है कि उसमें बदलाव नहीं होता है। तो ये कथन यहीं पे अपन को पता चल गया, ये गलत है। आगे ऑप्शन भी देखते हैं अपन। विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है, बिल्कुल सही। फिर विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये जो संगठन बनता है वो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसका जो क्वेश्चन को देखते हुए कौन सा इसका कथन सही नहीं है, वो होगा इसमें ब। विद्यालय संगठन का स्वरूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, ये कथन विद्यालय संगठन के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, आत्मसातीकरण, असिमिलेशन अपन इसको कह सकते हैं। फिर है ब अनुकूलन, अडप्टेशन, और सी है अकोमोडेशन, और इसको अपन कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको पूछा गया पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है। पूर्व ज्ञान का जो संगठन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ज्ञान का जो संगठन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, स्कीमा। अब उस स्कीमा में जो भी हम ज्ञान ऐड करते हैं, जो भी हम ज्ञान ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण, जिसको अपन एसिमिलेशन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। देखिए किशोरावस्था की विशेषता जैसे काल्पनिक दर्शक की विशेषता है, अपराजेयता, ये भी किशोरावस्था की विशेषता है। व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ, ये भी किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन यहाँ पे जो आज्ञा पालन है वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। इसमें बालक हर अपने आवश्यकताओं से संबंधित विद्रोह की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, और अक्सर अपने जो समवयस्क जो समूह होता है वह उसी के प्रति समर्पित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में द हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। रचनात्मक जो दृष्टिकोण होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको निर्मितवाद भी अपन कहते हैं। रचनावाद को अपन क्या कह सकते हैं, निर्मितवाद। निर्मितवाद या रचनावाद वह है, ये विचारधारा मानती है एनसीईआरटी 2005 में आने के बाद में कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक तो केवल और केवल क्या होता है, उनके सुविधादाता के रूप में होता है, न कि उनको शिक्षा देने वाला। वास्तव में क्या है, बालक स्वयं में ही ज्ञान का निर्माण करने की योग्यता होती है। अब वो बालक जो ज्ञान का निर्माण करते हैं उसके पहले उसमें कुछ ज्ञान पहले से उसके पास होना जरूरी है। तो देखिए इसमें आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से 3 कथन सत्य और 1 कथन सत्य नहीं है। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है। अभी अपन बात कर रहे थे आत्मसातीकरण क्या है, पूर्व आप कोई भी चीज़ नया सीख रहे हो
वो ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसके बारे में आपको पहले से कितना नॉलेज है। अगर आपके पास पहले से उसके बारे में कुछ जानकारी है तो वैसी स्थिति में आप उस स्कीमा में अपनी नई जानकारी को ऐड कर लेंगे या उसमें आत्मसात कर लेंगे, तो ये सही है। दूसरा है, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, न कि निष्क्रिय। फिर है, शिक्षार्थी अपने समझ का, इसमें क्या हो जाएगा, समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर है, प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंतर्गत हो जाएगा ये, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये कथन इसमें सही नहीं है। फिर अंतिम अपना क्वेश्चन है, किसने सबसे पहली बार भावनात्मक बुद्धि की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसमें थोड़ा सा द्वंद्व रहता है अक्सर कि एक तो पीटर सेलोवी और मेयर का नाम भी अपन को देखने को मिलता है और डेनियल गोलमैन का नाम भी देखने को मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे उसकी जो परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, पीटर सेलोवी एवं मेयर ने प्रस्तुत की थी। हालांकि उसको प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान डेनियल गोलमैन का था। तो कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।